हेलो एवरीवन, दिस इज मी अंकिता गांधी। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। वहां तो ये मेंस में आता है, साथ साथ और भी स्टेट्स को हम फोकस करेंगे जहां पे एसआरए प्रीलिम्स में भी आता है। मैक्सिमम स्टेट्स में एसआरए आता ही आता है, बोथ इन प्रीलिम्स एंड मेंस। यूपी में ये सिर्फ मेंस में आता है, तो हम मेंस क्वेश्चन को भी फोकस रखेंगे, पर थोड़ा बहुत हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और एसआरए की सीरीज आप जब करेंगे तो आपको आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा एसआरए यहाँ से तैयार भी हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो अभी का हमारा एक्ट है, इट इज एन एक्ट ऑफ 1963। उसके बाद एज सच इसमें कुछ इतने अमेंडमेंट्स नहीं हुए। 2018 में इसमें एक मेजर अमेंडमेंट हुआ था। 2018 में से मेजर अमेंडमेंट हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी भी आगे। और जो हमारा ये प्रेजेंट एक्ट है 1963, इससे पहले जो एक्ट था वो 1877 ब्रिटिशर्स टाइम का एक्ट था। उसको रिप्लेस करके ये रिपील हुआ और उसके बाद ही 1963 का एक्ट आया। जो हमारा प्रेजेंट एक्ट आया है, ये नाइन्थ लॉ कमीशन के ऊपर बेस्ड है, इस रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है। अब हर एक्ट का कुछ ना कुछ पर्पस होता है कि कोई एक्ट क्यों आया है, कोई एक्ट क्यों आया है, क्यों लाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट्स को का पर्पस फुलफिल करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, उनको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कॉन्ट्रैक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है। ऐसे ही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है, इसका मेन मोटिव तो है उबी जस्ट इबी रेमेडियम, मतलब जहां जहां आपके पास राइट है, अगर वो वॉयलेट होता है तो रेमेडी भी होगी ही होगी। अभी हम फर्दर स्लाइड्स में 2018 का अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे कि क्या आया है। और इट इज एक्सपेक्टेड कि इस बार जो जुडिशरी का एग्जाम होगा उसमें मेंस में आपको 99% ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जब पहले लास्ट टाइम इसका एग्जाम हुआ था तब तक ये नहीं आया था अमेंडमेंट। ओके, उसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं थोड़ा सा, तो एसआरए जो है, इट इज नॉट ऑफ कंसोलिडेटिंग नेचर, मतलब कि सब कुछ नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीआरपीसी, वो आपका कंसोलिडेटेड कोड है, एवरीथिंग इज देयर। ये नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही काइंड ऑफ रिलीफ है, मात्र 7 रिलीफ है। रिकवरी ऑफ पोजेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रिसेशन, कैंसिलेशन, डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन, राइट। तो इसीलिए क्योंकि कंसोलिडेटिंग नेचर का नहीं है, तो ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है। और सारी रेमेडीज यहाँ पे क्या है, ओनली एंड ओनली डिस्क्रिशनरी है, मतलब कि कोर्ट के ऊपर है। चाहे तो रेक्टिफिकेशन कर दे, चाहे तो रिकवरी ऑफ पोजेशन कर दे, चाहे तो डिक्लेरेशन कर दे, चाहे तो इंजंक्शन कर दे। 2018 से पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो डिस्क्रिशनरी था। डिस्क्रिशनरी मतलब कोर्ट की इच्छा के अनुसार था। लेकिन अब जो है, ये कोर्ट का ऑब्लिगेशन, कोर्ट बाधित हो गया है इससे कि नहीं नहीं, अब इसको करना ही है। सी व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो मतलब ब्रीच हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच पर दो ही चीजें हो सकती है, या तो आपको कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, या फिर उसका आप कोर्ट में जाके बोलो, कोर्ट कहेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट को तो फुलफिल करो ही करो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या डैमेजेस, या डैमेजेस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच हुआ, उसके बाद क्या हो गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्रीच हुआ, उसके बाद आपका ये चीज हो गई कि डैमेजेस मिल जाएंगे। बट नाउ अब क्या है, इट हैज बिकम मैंडेटरी, राइट। तो कुछ आज हम मेजर फोकस रखेंगे, सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ 2018 अमेंडमेंट। सबसे पहले सेक्शन 6 में अमेंडमेंट आया। सेक्शन 6 में क्या था, 5 एंड 6 डील्स विद योर रिकवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है। कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से किसी को बेदखल कर दिया गया है, तो जो सिर्फ बेदखल हुआ है पहले वो ही सिर्फ राइट ला सकता था। बट 2018 में कुछ और भी चीजें ऐड हुई हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि थ्रू हुम ही हैज बीन इन पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई टीनेंट है, उसको बेदखल कर दिया गया, तो पहले सिर्फ टीनेंट ही रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल कर सकता था। बट नाउ जो टीनेंट का लैंड ओनर है वो भी कर सकता है। क्लियर। सो थ्रू whom he has been in possession.
तो ये चीज जो है एक अच्छी ऐड हुई है। एंड सेक्शन 6 इज समरी इन नेचर, मतलब यहाँ पे प्रॉपर उस तरह से नहीं होता है। उसके बाद प्रॉपर उस तरह से नहीं, मतलब समरी ट्रायल होता है, बिल्कुल प्रॉपर ट्रायल नहीं होगा, समरी तरह से होगा। दिस इज क्लियर। देन सेक्शन 10 में आया है अमेंडमेंट। इट इज अ मेजर अमेंडमेंट। क्या हुआ है, सबसे पहले क्या था, हमें पता है, मैंने आपको बताया अभी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्क्रिशनरी, कोर्ट के ऊपर था, निर्भर था कि करना है नहीं। बट सेक्शन 10 में इसको क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं, जैसे कि सेक्शन 10 का एक्सेप्शन इज 11 टू 14 एंड 16। राइट, अभी इसको हम पढ़ेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद 16C में एक और चीज ऐड कर दी गई है कि जैसे कि कोई प्लेंटिफ जब वो कोर्ट के पास जा रहा है ये बोलने के लिए, कि कोर्ट को चाह रहा है ये बोलने के लिए कि आप डिफेंडेंट को बोलिए कि कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराइए, बट वो तभी ये चीज बोल सकता है ना जब उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। तो पहले ये था दैट प्लेंटिफ हैज टू प्लीड एंड ऑल्सो प्रूव। प्लीड मतलब कि आपको बताना है, अपनी प्लेंट में ये चीज प्लीड करनी है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, पैसे की तरह से भी, मतलब पैसा जितना चाहिए उतनी तरह से भी, और जो मेरा पार्ट था वो भी। ही वॉज रेडी एंड ही वॉज विलिंग टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट, और प्रूव भी करना पड़ेगा। बट नाउ आफ्टर 2018 अमेंडमेंट प्लीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के टाइम पर आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 20 में चेंजेस आए हैं। 20 इज ऑल अबाउट सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस। एंड लास्टली 20A एंड 41HA में चेंजेस आए हैं, जैसे कि इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर्स होते हैं जो कोर्ट देता है, बार बार मिलते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ प्रोसेस में डिले भी हो जाता है। स्टे मिल गया, डिले हो गया, स्टे मिल गया, जैसे कि जुडिशियल प्रोसेस भी है, अगर कोर्ट से स्टे मिल गया, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इंजंक्शन। तो तब तक वो प्रोसेस आगे नहीं चलेगा जब तक वो एजुडिकेट ना हो जाए। सो कोर्ट यहाँ पे ये चीज अमेंडमेंट आई कि जो इंजंक्शंस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं, शेड्यूल बता रखा है हाईवे के, वाटर के, सैनिटेशन की, जो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसमें कभी भी इंजंक्शन नहीं आएगा। सो दीज आर द अमेंडमेंट्स जो कोर्ट ने एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ के एनालाइज किया कि ये हमें लाना जरूरी है हमारी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे हमें रैंक इकोनॉमिकल आउटलुक में अच्छा लाने के लिए। राइट, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, मेजर अमेंडमेंट आया है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 स्ट्रक्चर करने के बाद क्या हो गया है, दैट अंडर सेक्शन 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी इन नेचर, बट एक्सेप्शन आर 11 टू, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है, ट्रस्टी, ट्रस्टी आपको पता है ना, न्यास, ट्रस्टी वो होता है जिसको आपने ट्रस्ट बेनिफिट्स दे दिए, ठीक है। तो वो जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर ट्रस्टी ने क्या कर दिया, अपनी पावर को एक्सीड कर दिया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एंड सेकंड एक्सेप्शन इज 14 एंड 16। 14 में ये बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और से करवा लिया, ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट था कि ए बी को ऑयल देगा एंड बी इन रिटर्न मनी देगा। तो ए ने जो उसको पर्टिकुलर ऑयल था उसने बी से ना लेके सी से ले लिया, सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस हो गया, तो अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की भी ना कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेक्शन 20 में है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो मैं कल क्लास लाऊंगी उसमें करेंगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच कोर्ट के नॉट सुपरवाइज, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कोर्ट को हमेशा ऊपर देखना ही पड़ेगा कि हाँ ये ठीक चल रहा है कि नहीं, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, अनलेस वो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस भी स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराए जाते, क्योंकि कोर्ट का मेन काम इज गिविंग जस्टिस एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट सर्विलेंस। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड है, ए और बी है, ए और बी में ये कॉन्ट्रैक्ट है, ए बी के लिए गाना गाएगा ऑन एवरी सैटरडे, अब ए नहीं गाता है, ये पर्सनल है, इट इज बेस्ड ऑन ए सिंगिंग, ये एनफोर्स नहीं हो सकता। राइट, जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंडेंट है। लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिटर्मिनेबल इन नेचर, जो ऐसे नेचर में है जो खत्म ही होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शिप से आप ऐसे मान सकते हैं, आप शिप से कुछ
लगेज मंगवा रहे हैं, कुछ कार्गो मंगवा रहे हैं, कुछ सामान गुड्स मंगवा रहे हैं, और वो गुड्स ऐसा है पेरिशेबल इन नेचर है, वो आपके पास नहीं आ पा रहा है, ठीक है, बहुत टाइम से, बट वो शिफ्ट हो चुका है। आप कोर्ट में जाते हैं कि वो मेरा आप जल्दी से जल्दी करवाइए, ठीक है, आप कोर्ट से दरखास्त करते हैं, लेकिन वो कोर्ट पता लगाता है उसमें कुछ फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स हैं, कुछ भी ऐसे नेचर है जो इतना टाइम अभी ले लेंगे आने में कि वो अपने आप ही खराब हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिटर्मिनेबल इन नेचर, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट जो है कभी भी एनफोर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 16 अप्लाइज ओनली ऑन द प्लेंटिफ, मतलब जब प्लेंटिफ जाता है कोर्ट के पास और वो उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा ली है, तो जब उसने किसी और से करा ली है तो वो एग्जीक्यूट क्यों होगा। सेकेंडली, अगर प्लेंटिफ इनकेपेबल हो गया, जैसे सेक्शन 56 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, कैसे वो एग्जीक्यूट हो सकता है? अगर जो प्लेंटिफ है वो अनसाउंड माइंड का हो गया, कैसे एग्जीक्यूट हो सकता है अब? तो ऑल दीज टर्म्स, अगर ऐसा कुछ हो गया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आगे वॉइड हो गया बिकॉज जो प्लेंटिफ है नाउ ही इज नो मोर केपेबल, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंड 16.3 मैंने आपको बताया ही, दैट वेयर प्लेंटिफ ने अपनी विलिंगनेस एंड रेडीनेस को प्रूव ही नहीं किया, तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बिकॉज अनटिल अनलेस प्लेंटिफ जो है वो क्लीन हैंड का नहीं है, कभी भी प्रूव नहीं होगा। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।